in-depth नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी अब रफ्तार से गिरावट रहे, पूरी तरह से नियंत्रण हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी हर सावधानी का पालन कड़ाई से करें। कोविड संक्रमण के नए लक्षणों को कैसे समझें, वैक्सीनेशन क्यों अपनाएं और क्यों अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जरूरी। कोविड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपके लिए फोन लाइंस खुल चुकी हैं। फोन नंबर मैं आपको बता देती हूँ 011-233-87031। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौतम। Shukriya Rama. Yes, and that's what we're here for, to answer all your queries, whether they be related to COVID-19 or not. As long as they're health related, you could raise them here. The phone line, the number that is flashing at the bottom of the screen, you can call that number, and you can also leave your queries as far as this show is concerned on our Facebook Live page. Let me introduce our experts for today. We have Dr. Suryakant, HOD Respiratory Medicine and member, Corona Task Force, KGMU, Lucknow. We also have Dr. K.K. Gupta, Professor Medicine, Medical Superintendent, Sir Sundarlal Hospital at BHU. And we've also got Dr. Uma Kumar, Professor and Head, Department of Rheumatology at the All India Institute of Medical Sciences. First, if I could come to you, Dr. Suryakant. I believe Dr. Suryakant is not with us at the moment. Dr. Gupta is with us. Dr. Gupta, in terms of how this pandemic is progressing, the second wave is now diminishing, but still we do have a substantial number of cases coming up. It's much more than the peak that we saw in the first wave. So how should people really be conducting themselves, all the health professionals, the hospitals, and people in general, to ensure that we have a complete grip over this particular second wave? Well, good afternoon to everybody. Good afternoon. Our place in Varanasi, the second wave we took in the month of the March and April, and we were prepared to take this second wave also. And then there was a sudden surge, and we in that period we had specifically हमारे पास जो है यंगर एज ग्रुप ज़्यादा आनी शुरू हो गई थी, और उसमें हम लोग प्रिपेयर्डनेस की वजह से हम लोग उस सिचुएशन को संभाल सके थे। उस वक्त ऑक्सीजन को भी लेके काफ़ी परेशानी थी, लेकिन वी वर प्रिपेयर्ड एंड वी हैड 20,000 लीटर LMO एक्स्ट्रा प्लांट वी ऑलरेडी पुट इन टू द सर्विस, so we didn't have the problem at BHU Varanasi. Now, right now, as you have asked me about the third wave as well, I will go ahead if you ask me further, please. बिल्कुल, डॉक्टर उमा कुमार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर उमा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार मामलों में गिरावट आ रही है, वो राहत देने वाली बात जरूर है, लेकिन सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोविड संक्रमण से संबंधित ही नहीं, पोस्ट कोविड भी बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें आती हैं जिसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार हम इस बारे में बताते हैं, लेकिन अपने दर्शकों के मार्गदर्शन के लिए एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप बताएं कि पोस्ट कोविड किस किस तरह की सावधानियां हैं बरतनी चाहिए और किस किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पोस्ट कोविड है क्या। तो आजकल देखा जाए तो इन साइंटिफिक टर्म्स में पोस्ट कोविड को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है पोस्ट कोविड अक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक कोविड, राइट। सो जो अक्यूट वाली स्टेज है उसको कहते हैं कि दैट इज 12 वीक्स से कम वाला टाइम पीरियड है, और 12 वीक्स के बाद में जब प्रॉब्लम मतलब सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो उसको क्रॉनिक कोविड कह देते हैं। तो अब कोविड की जो सेकेंड वेव है उससे तो लोग उबर रहे हैं, लेकिन जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड, इससे ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है और उसके बहुत सारी वजहें हैं। तो हम वजह को अगर समझें तो हमें उनको हैंडल करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। एक तो पैंडेमिक के दौरान लोगों के मन में स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर पोरिंग इन, सम पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और तो लग रहा है जैसे ज़िंदगी ख़त्म तो हो गई है। वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली
एक जो डर है उनके मन में, और कि फिर से ना कुछ ऐसा हो जाए, हमारे साथ कुछ ना ऐसा हो जाए। दूसरी चीज तो बहुत एंशियस है वो, तो इस वजह से धड़कन बढ़ना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन आना, फटीग होना। देखा होगा आपने, जब हम बहुत परेशानियों से जूझ रहे होते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन हमें हर वक्त थकान थकान सी लगती रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता। लोग वर्क फ्रॉम होम मिल रहे हैं तो दोस्तों से मिलने की भी जो चीजें होती थी, अपना थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करते थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो बहुत जरूर, जहां तक बात आती है कि और सारे लक्षण जैसे मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन होता जिनको हो रहा है, तो देखा जा रहा है वो सिम्टम्स बहुत दिनों तक परसिस्ट कर रहे हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखी गई है, न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखा गया है, जहाँ पे मेमोरी जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, था कुछ फॉगिंग है ब्रेन की, और भूलने लगे हैं छोटी छोटी चीजों को। तो सब कुछ देखा जाए, इसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो बिल्कुल डॉक्टर रोमा, ये भी जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस के अलावा जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक स्वाभाविक सा बन जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं जो इसके जिम्मेदार हैं? क्योंकि वायरस नेगेटिव होने के बाद निकल जाता है, ये कहा जाता है, तो उसके बावजूद ये सब चीजें रहना, इसकी क्या वजह है? And also, Dr. Uma Kumar, if I could ask you, people who have rheumatic diseases, is there now any sort of conclusive evidence that they're more susceptible to COVID-19? Or if they do get infected by this virus, do their rheumatic problems also get enhanced? Yeah, I'll take second question first. That's a very good question. It has been known that people who had been having rheumatological illnesses and who had been on these immunosuppressive drugs or disease modifying anti-rheumatic drugs, it's been seen that they had milder course. That's my observation, and lots of my patients developed COVID, but they all suffered from mild COVID. Only very few had moderate, but mortality, if I talk about, has been very, very low in these patients. Because you know that during COVID, there is something called hyper-inflammatory state, which sets in, and that is the result of multiple organ dysfunction. So what is happening, maybe in these patients, the system is already suppressed. So inflammation is not mounting to that extent which can damage the organ. That's one possibility. Second question, you said, are they at higher risk of getting the infection? I would say no. The risk in those individuals, particularly people with rheumatic diseases, also remains the same as it is in the community. But surely, what would be the effect of COVID in these patients who are immunocompromised or who are on these drugs and who have autoimmune disease is actually to be known. That doesn't mean that these people should be very relaxed and kind of, not following COVID appropriate behavior. The second question, which she said, like what beyond stress? Yes, what happens actually जब viral infection होता है, तो virus cells को damage करता है, and indirectly organs are damaged in some way or the other. There is organ dysfunction. कुछ manifest होता है जो टेस्ट से हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेलुलर लेवल पे भी कुछ चेंजेस होते हैं जो मेजर नहीं किए जा सकते, तो उससे एक कुछ रेजिडुअल डैमेज, या जो रेजिडुअल डैमेज है उसकी रिकवरी में वक्त लग सकता है। सेकेंड चीज, इन पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी डिसरेगुलेट हो जाता है, तो डिसरेगुलेशन ऑफ immunological phenomena can also result in certain manifestations. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट कम हो गए, या वो इम्यूनिटियोलॉजी हो सकती है, रैशेस हो गए, या और कोई आर्थराइटिस की संभावना उनमें बढ़ गई, या कुछ बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशंस जो कि इम्यूनोलॉजिकल डैमेज हो सकते हैं ऑर्गन के, उनकी वजह से मैनिफेस्ट करते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि इन पेशेंट्स में एक एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, सब जानते हैं, जो कि प्रोटेक्शन देती है, और वो दो प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। एक तो जो न्यूट्रलाइजिंग होते हैं, वो डिजीज को कंट्रोल करते हैं, दूसरे बाइंडिंग एंटीबॉडीज होते हैं। इनफैक्ट वो और एग्रोवेट कर सकते हैं सिचुएशन को, इन्फेक्शन को वर्सन कर सकते हैं, तो और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और उसकी वजह से भी ऑर्गन डैमेज हो जाती है। फिर ये पेशेंट्स आइसोलेट हो रहे हैं, आइसोलेशन की वजह से जैसे हमने बात किया कि बहुत सारा नेगेटिविटी कम्स इन, एंड वो बिल्कुल अजीब फीलिंग उनमें होती है और वो निकल नहीं पाते, काम नहीं, वर्क प्लेस पे नहीं जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम और लॉन्ग कोविड में। तो इनसे
जी बिल्कुल डॉक्टर उमा, आपके इसी सवाल से जवाब से एक सवाल मैं करना चाहूँगी। आपने बताया कि दो तरह की एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, एक तरह की एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज करती हैं, दूसरा एग्रेवेट कर सकती हैं। तो क्या एंटीबॉडी टेस्ट कराना जरूरी होता है इसे लेके, या सिंपल जाना जा सकता है कि सही इलाज किया जाए? अगर पोस्ट कोविड भी समस्या गंभीर हो जाती है, कई केसेस में हमने देखा है कि पोस्ट कोविड काफी गंभीर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड जरूरी नहीं कि वो कोविड की वजह से ही हो, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करता है कुछ हद तक, और तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो भी बढ़ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो देखा गया कि कुछ लोग डायबिटिक हो जा रहे हैं कोविड इन्फेक्शन के बाद, क्योंकि वो जो कुछ पैनक्रियाटिक सेल्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये पोस्ट कोविड मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं। तो जो आपने कहा कि could you please repeat your question? जी, एंटीबॉडीज के बारे में हम पूछ रहे थे कि क्या उसका टेस्ट कराना जरूरी होता है, या फिर सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर समस्या ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जिन लोगों में समस्या बढ़ी है अगर पहले से उनको पता हो तो वो उस पर लगाम जल्दी लगा सकते हैं। और उसका एक कॉन्सिक्वेंस इट हैज बीन म्यूकोरमाइकोसिस एज वेल। यस, तो एंटीबॉडी कराना बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो पैंडेमिक चल रहा है तो स्पष्ट जो डायग्नोसिस है वो यही होती है कि कोविड हो सकता है। और जो बाकी के मॉलिक्यूलर टेस्ट अवेलेबल है या एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है वो किए जाते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। मान लिया कि वो 100% सेंसिटिविटी नहीं है उनकी, बट फिर भी RT-PCR 70% लोगों को डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव भी आ रहा है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें मैं नहीं जाऊंगी। तो अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है ये जानने की कि मुझे हुआ है या नहीं हुआ कोविड, और लक्षण भी नहीं आए हैं, तो अगर एंटीबॉडी कराते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि और इससे सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि एंटीबॉडी जब टाइटर्स हाई आ रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हो गए, लेकिन उनको भी कोविड हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो कमर्शियल एसेज है फॉर आइडेंटिफाइंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वो इजीली अवेलेबल नहीं है, सिस्टम स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो खाली जाके कह देना कि मेरे एंटीबॉडी लेवल कर दें और उनको पता चला उनके एंटीबॉडी काफी है तो वो सोचेंगे कि हम प्रोटेक्टेड है, जबकि दैट कुड बी फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। तो इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि लोगों को एंटीबॉडी करानी चाहिए। हाँ, अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फील करता है फॉर एनी रीजन कि वो लेवल्स जरूरी है तो कराए जा सकते हैं। Okay, we have some questions coming in on Facebook as well. We have a question from Nawang Dorji Ki from Tawang district in Arunachal Pradesh. Now he is saying that he's been a patient of thyroid carcinoma and has undergone surgery in 2018. Presently, he is under lifetime medication and taking Thyronorm 150 mcg plus for hypertension. He also has hypertension. He is taking Olmesartan Medoxamyl 20 mcg. Now he is wondering if he has to take the vaccine. Should he stop this medication, and if he has to, for how long should he stop the medication in order to take any of the vaccines that are available in the country, Dr. Gupta? Well, somebody having some kind of a malignancy or immunocompromised states due to the malignancy, one has to undergo the vaccination as such. But what about the medicines that he's on? Does he need to stop them? He has to continue with it. He has to continue the medicines both for his thyroid condition, Thyronorm 150 mcg, and for his hypertension, Olmesartan Medoxamyl 20 mcg. Yeah. He has to. Patient has to continue all these medicines. Okay. We have more questions coming in on Facebook. Devarati Chanda is asking, doctor, after getting vaccinated, is it possible to get infected by COVID-19? Now we all know what's been happening, but Dr. Uma Kumar, if you could throw more light on this, to what extent is one susceptible to getting infected even after having taken both the doses of the vaccine? Yes. If an individual has taken first dose of vaccine, then the immunity starts appearing after, I would say, at 2 weeks. One can expect 2 to 3 weeks, 30 to 40% protection. That is very low.
but after second dose, 2 weeks after second dose, it's been seen that it goes up to 80%. So even during that period, you know, when individual is susceptible to get infection, one has to be very, very careful. Indeed, if one takes the vaccine, does not mean that the person will not follow a COVID appropriate behavior, because even the vaccine is providing only 80% of protection, the currently available vaccines in India. So 20% people are still at risk of getting the infection. Then the best thing here is that those who are vaccinated, even if they are developing the infection, then they are either asymptomatic or they only have mild infection. So vaccine is protecting in some way. They are not Okay. requiring oxygenation, ICU admission, or disease is not getting very serious and severe. Right. जी, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं पटना से, चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंद्रभूषण जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हमारा सवाल है कि हमको कोविड हो गया था और 26 अप्रैल को निगेटिव आ गए। 26 अप्रैल के निगेटिव आने के बाद हम जो है 1 महीना तक एकदम बेड रेस्ट पर रहे। उसके बाद निगेटिव के 10-15 दिन के बाद दिन में बहुत ज्यादा नोचनी होने लगा था, बहुत ज्यादा। कभी माथा नोचता था, कभी हाथ नोचता था, पैर नोचता था। तो हम एविल और डेक्सोना खाएं तो कोई असर नहीं किया। फिर एक डॉक्टर से सलाह पर हम एलिग्रा 120 खाएं, तो एलिग्रा 120 खाएं, दिन भर में 1 टेबलेट 2 दिन खाएं तो हमारा जो है वो नोचनी तो खत्म हो गया, लेकिन हाथ के में दर्द आता है, भाग जाता है। जी डॉक्टर गुप्ता, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? Yeah. The patient has a vaccination in the February and then he complained. उन्होंने ये बताया कि उनके शरीर में खुजली हो रही है और हाथों में दर्द हो रहा है। देखिए, एलर्जिक फिनोमेना हो सकता है कि उनको पास में कुछ रही हो और साथ में ये जो वैक्सीन लगी उससे भी किसी को भी एलर्जी हो सकती है, उसके एडजुवेंट से एलर्जी हो सकती है। रह गई बात हाथ और दर्द की, तो मैं ये चाहूँगा कि वो किसी लोकल डॉक्टर से मिलें और अपना पूरी जांच कराएं। ये जरूरी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से ही सारा इनके शरीर में जो व्यथा है वो हुई होगी। Okay. Let's bring in another question. Uttam Sahu is writing to us and asking that he's a congenital heart patient. His PBPV was done in 2005. From 2018, he says that he's been taking methotrexate 20 mg weekly for rheumatoid arthritis. Can he take the vaccine continuing these medicines? Dr. Uma Kumar. Yes, he can take vaccine, but it's advisable that he stops the methotrexate after vaccination for at least 2 weeks. Okay. If they have active disease, they can still continue taking their medicines, because once they'll stop the medicine, they'll have more severe symptoms. But preferable is to stop methotrexate at least for 2 weeks post-vaccination. बिल्कुल। Right. और लगातार दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मोहित दलाल हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं और वो पोस्ट कोविड के बारे में, डॉक्टर उमा जिस तरह से हम आपसे चर्चा कर रहे थे उसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उन्होंने पूछा है कि ये जो ब्रेन फॉगिंग होती है या फिर हार्ट की डिजीजेस के बाद निकल कर सामने आती हैं या फिर न्यूमोनिया या और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसकी वजह ये जानना चाहते हैं ये क्यों होती हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि ये सभी को थोड़ी बहुत होती हैं, किसी को माइल्ड किसी को सीवियर, या पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये होती हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे हम जानना चाहेंगे। हेलो डॉक्टर गुप्ता, आप हमारा सवाल सुन पाए हैं? नहीं, प्लीज रिपीट। जी, आप बताना चाहेंगे? मेरे पास वॉइस की क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है, प्लीज। डॉक्टर ठीक है, मैं दोबारा से पूछ लेती हूँ, और डॉक्टर उमा अगर आप सुन पाई हैं तो आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मोहित दलाल जी हमसे पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं डिफरेंट तरह की, वो स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस में आती हैं, सभी को आती हैं, और ये अलग अलग तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इनकी वजह क्या है? देखिए, इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट वे है समझने का कि हर आदमी जेनेटिकली डिफरेंट होता है और हर आदमी के आसपास जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है। तो किसी डिजीज के जो मैनिफेस्टेशन है वो भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लोगों में, हर किसी को एक जैसे लक्षण नहीं होते। ऐसे ही जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे वो डिजीज रिलेटेड हो, ड्रग रिलेटेड हो, वो भी लोगों में वेरी करते हैं, और ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस में ये
प्रॉब्लम ज्यादा होगी। लेकिन जैसा आप पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को फटीग हो रहा है, और हम दो में अगर क्लासिफाई करें तो एक न्यूरो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है जिसमें मूड चेंजेस, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, इस तरह की चीजें मिल रही हैं। दूसरी तरफ ऑर्गन डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनीज की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, तो उसके सीक्वली देखने को मिल रहा है। लेकिन हम आज ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुई है तो वो कंप्लीटली रिकवर नहीं करेगा। वो ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड इयर्स ये डेटा आएगा कि कितने % लोगों की कंप्लीट रिकवरी हो जाती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। जहां तक बात है कि ऐसा होता क्यों है, एक तो वायरस इन इटसेल्फ डैमेज करता है सिस्टम को, सेल्स को, ऑर्गन्स को। दूसरा, जो वायरस को बॉडी में आने की वजह से जो हमारी बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स माउंट करती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन करती है, तो वो इन्फ्लेमेशन वायरस को तो डैमेज करता ही करता है, उसके साथ साथ जो बॉडी का सिस्टम है, बॉडी के सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको भी डैमेज करता है। तीसरी चीज देखी जा रही है, ये देखा जा रहा है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होता है इन्फेक्शन के बाद, जो इम्यूनिटी आने का दौर होता है, तो वो कुछ जो इम्यूनिटी है वो भी डिसरेगुलेट होकर अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। मे भी बहुत सारी चीजें हैं, हम कह देते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री, हो सकता है कि जो वायरस का कोई एक पार्ट जो है वो रिजेंबल करता हो हमारी बॉडी के किसी प्रोटीन से, तो बॉडी उसको परसीव करेगी हमारी प्रोटीन को एज फॉरेन, एंड वो स्टार्ट जो एंटीबॉडीज बने होंगे या जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसके अगेंस्ट हो जाएगा और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। तो जो आप क्लॉटिंग की प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हार्ट में भी छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्रेन में बन जाते हैं, स्किन में देखने को चीजें आ रही हैं, तो वो भी एंडोथीलियम होता है जो नसों की लाइनिंग होती है, उसमें सूजन हो जाती है पॉसिबली, वो हाइपर कोआगुलेबल स्टेट सेट इन हो जाती है, जिससे कि वो छोटे छोटे माइक्रोथ्रोम्बाई जिन्हें कहते हैं, जो लंग्स में, ब्रेन में और भी सिस्टम में चले जा रहे हैं। तो ये सारी एक पॉसिबिलिटीज देखी जा रही हैं जो कि ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह बन रही है। Okay, we have a caller. Lakshman Singh is calling us from Delhi. Go ahead, Lakshman, please ask your question. हेलो। Yes, go ahead. डॉक्टर साहब, मैंने दोनों डोज लगा दी है और 1.5 महीना हो गया है, और मेरे को इतनी कमजोरी आ रही है कि मैं पूछो मत, मेरे को चल नहीं पा रहा घर से बाहर। मेरा हेमोग्लोबिन कम हो गया, मेरा बीपी लो हो गया, जबकि मैं 40 mg की सुबह शाम गोलियां लेता था, और मैं 6 किलोमीटर रोज दौड़ता था। मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इतनी तकलीफ है मेरे शरीर में। Okay, Dr. Gupta, would you like to advise him as to what he could do? He's saying it's been a while after he took 2 shots of the vaccine, but he's feeling very weak. Yeah, as he says that the patient has a low hemoglobin, तो जो वीकनेस है उनको लो हीमोग्लोबिन की वजह से है। उनको चाहिए कि अपना जो है कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, और ये भी बताएं कि उनको कहीं से ब्लड तो नहीं जा रहा है, शरीर के किसी भाग से ब्लड तो नहीं जा रहा है। जैसे सबसे कॉमन होता है, पाइल्स की बीमारी होती है जिसमें कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये है, हमें जानना जरूरी है कि उनका हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनको ये कमजोरी है। वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा सा अनलाइकली है। जब तक कि हीमोग्लोबिन कम होने के साथ किसी आदमी को जॉन्डिस ना हो, और जिसमें हम लोग कहते हैं कि हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, तब ये एक बात बनती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, तो मुझे ये मानना है, और मरीज को ये मैं सलाह देता हूँ कि वो पहले अपना हीमोग्लोबिन कम होने का कारण कुछ जांच के द्वारा लोकल डॉक्टर के थ्रू कराएं। वैक्सीन से इसका कोई लेना देना। बिल्कुल, तो इनकी शंका का समाधान भी हो गया होगा। और हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। नीरा गांधी हमारे साथ जुड़ी हैं और वो कह रही हैं कि एक बच्चे की उम्र जिसकी 4-5 साल है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस पेरेंट्स को लेनी चाहिए और किस तरह से पूरा ऑब्जर्वेशन में उसको रखा जाना चाहिए। डॉक्टर सूर्यकांत, अगर आप बताना चाहें तो। एक मिनट, क्वेश्चन हमें रिपीट कर दीजिए, थोड़ा मैं लेट जुड़ा हूँ। एक बच्चे की उम्र है 4 से 5 साल जिसे कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। नीरा जानना चाहती हैं कि किस तरह से उसकी देखभाल की जाए, किस तरह से जो ऑब्जर्वेशन है उसे रखा जाए। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक तो देखिए, उसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा एज पर प्रोटोकॉल, लेकिन आइसोलेशन में रखिए, लेकिन अलोन मत छोड़िए, क्योंकि 5 साल का बच्चा है। देखिए, वो अकेला रह नहीं पाएगा, उसको अकेलापन रहने की आदत नहीं है। बच्चों को आदत होती है कि वो सबके साथ मिलके खेलें, मिलके साथ रहें। तो एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आइसोलेशन में तो रखना है, उसको आइसोलेशन के नियमों का भी पालन करना है,
लेकिन बीच बीच में उससे वीडियो कॉल करते रहना है। उसके कमरे में भी आप जा सकती हैं, माँ खास तौर पे जा सकती है, डबल मास्क लगा के जा सकती है, जाते समय उसको भी मास्क लगा दे, 2 गज की दूरी बनाए रखे। ये नहीं कि खाना उसकी प्लेट जो है वो दरवाजे पर रख दी कि भाई ले जाओ, अंदर दूध लेके जा सकती है, नाश्ता लेके जा सकती है, खाना लेके जा सकती है। उसके कोई और चीज पसंद, कोई खिलौना है, गेम है, मोबाइल है, टीवी है उस कमरे में, ये सब उसको सुविधा प्रदान कर सकती है जिससे कि उसका मन लगा रहे। और दूसरी बात यह है कि देखिए पोषक युक्त तो उसको भोजन देना है, लेकिन ऐसा ना हो कि सुबह दलिया दे दिया, फिर दोपहर में हरी सब्जी भी दे दी, शाम को फिर आपने वो वैसे ही दे दिया और उसके मन की चीज पता चला बिल्कुल नहीं जा पा रही है। तो एक बैलेंस बना के रखना है कि भाई उसको खीरा भी देना है, खरबूजा भी देना है, लेकिन अगर खीर अच्छी लगती है तो खीर भी देनी है। तो कॉम्बिनेशन बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है कि भाई 2 चीजें आप पौष्टिकता के हिसाब से जो बताई जाती हैं कि भाई हरी सब्जी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, दूध दे दीजिए, दही दे दीजिए, पनीर दे दीजिए, वो सब तो दीजिए, लेकिन मन अगर मान लो उसका कर रहा है तो थोड़ा भाई उसको पास्ता भी दे दीजिए, सब्जी अपनी डाल के बना के वो भी दे दीजिए। कचौड़ी पसंद है मम्मी के हाथ की तो उसको कचौड़ी भी बना के एक बार दे दीजिए। तो ये हमें बैलेंस रखना है कि देखिए हमें बच्चे को ये भी नहीं करना है कि पौष्टिकता से दूर रखना है, हमें ये भी नहीं करना है कि आइसोलेशन के नियमों का तोड़ना है, लेकिन हमें ये भी नहीं रखना है कि बच्चे को बिल्कुल अकेला हम छोड़ दें। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे को डिप्रेशन हो जाएगा, अवसाद हो जाएगा और बच्चा जो है कोरोना की बीमारी से ज्यादा कम बीमार पड़ेगा और डिप्रेशन और अवसाद की बीमारी से और इस तरह की प्रॉब्लम से ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, डॉक्टर के जो आपके डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग फिजिशियन है, उनसे बराबर संपर्क बनाए रखना है। उसकी जो ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग है वो भी करनी है कि भाई 94 से नीचे ऑक्सीजन तो नहीं आ गई। जो मैं अक्सर कहता हूँ मैजिक नंबर 94, मैजिक नंबर 90, ये 2 मेरे मैजिक नंबर पॉपुलर हुए हैं, उनको याद रखिए कि मैजिक नंबर 94 के नीचे अगर ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीजन मतलब कम हो रही है, तो उसको हम पेट के बल लिटा सकते हैं। उसको बोल सकते हैं बेटा ऐसे पेट के बल लेट जाओ, जैसे अक्सर तुम बचपन में लेटते रहे हो, अभी भी लेटते हो। पेट के बल लिटाएंगे तो पेट के बल लेटने से 5 से 10% ऑक्सीजन बढ़ जाती है। और तीसरा काम हम ये करेंगे कि अपने डॉक्टर की सलाह से उसको और कुछ दवाएं ऑगमेंट कर सकते हैं और इसी दौरान हम ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था भी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैजिक नंबर जो 90 होता है वो बड़ा क्रूशियल नंबर है। अगर ऑक्सीजन का लेवल पल्स ऑक्सीमीटर से 90 के नीचे आता है तो फिर हमें हॉस्पिटलाइजेशन का सोचना पड़ेगा, ऑक्सीजन सपोर्ट का ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी उसमें और हमें स्पेशलिस्ट की केयर में उसको रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि उस बच्चे के कमरे में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे नहीं एक बच्चा नहीं, वो समझिए आप कोविड से ग्रसित हमारा राजकुमार है और राजकुमार को देखो क्या होती है, जो खाने का ऑर्डर करता है राजकुमार को मिलता है, जो पसंद का चीज उसका, मान लीजिए टीवी पे कोई गेम वो फिल्म है तो फिल्म लगा सकते हैं, उसको नेटफ्लिक्स में कोई पसंद पिक्चर है तो पिक्चर उसको दिखवा सकते हैं, उसको कोई म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक जो भी है उसका गजल है या फोक सॉन्ग है या मॉडर्न सॉन्ग है, जो भी उसको गाने पसंद है वो उसके कमरे में चल सकता है। और उसको अगर मान लीजिए कि उसकी मम्मी का डांस बहुत पसंद है तो मम्मी डांस भी कर सकती हैं, उसको दिखा सकती हैं दरवाजा खोल के, क्या दिक्कत है। पापा की मिमिक्री पसंद है तो पापा मिमिक्री करके दिखा दे, भाई का अगर कोई पेंटिंग पसंद है तो भाई पेंटिंग करके दिखा दे, या उसको पेंटिंग का शौक है तो उसको आप पेंटिंग का सामान दे दीजिए, वो घर में कमरे में बैठ के पेंटिंग कर ले। कहने का मतलब है उसको इन्वॉल्व रखना है। फिर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आइसोलेशन में रखना है लेकिन अलोन नहीं रखना है। Understood. We have more callers coming in. One we have from Prayagraj. Jagdish has called us. And go ahead, Jagdish, you can ask your question. सर मेरी एज 75 इयर्स है, 20 साल से शुगर बीपी की दवा लेता हूँ, ठीक रहता हूँ, कंट्रोल रहता है और कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। मुझे महीने में 2-4 दिन सर्दी जुकाम हो जाता है, तो क्या मैं मोंटेयर एलसी रेगुलर ले सकता हूँ सर? ओके, डॉक्टर गुप्ता। नहीं, ऐसा तो कहना उचित नहीं होगा कि आपको जो है बराबर तौर पे मोंटेयर एलसी लेना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिए। मेरा आपको ये सुझाव है कि आप जो है आप लोकल डॉक्टर को दिखा करके, अगर वाकई में आपको कोई एलर्जिक राइनाइटिस जिसमें कि वातावरण से जो है पॉलन ग्रेन्स वगैरह आकर के आपको एलर्जी कर सकते हैं, तो उसमें ऐसी कंडीशन हमारे जितना खिलाड़ी है वो जो पहनेंगे उसके फॉर्मल ड्रेस और स्पोर्ट्स के ड्रेस उसका अनवीलिंग होगा और साथ साथ में ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम की न्यू जर्सी की लॉन्च। हमारे एक खिलाड़ियों के ऊपर में छोटे छोटे जो फिल्म बनाया है
देश भर में जिसको हम प्रमोट करेंगे, हमारे खिलाड़ियों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए और देश के पूरा ताकत उनके पीछे आशीर्वाद दे करके उनका जो परफॉर्मेंस में और भी जोश के साथ अच्छा दे सके, इसके लिए आज हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे मिनिस्ट्री के जितना ऑफिशियल्स हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और पूरा टीम को मैं बधाई देता हूं। अच्छा तालमेल के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जितने भी खिलाड़ी आज हमारे बीच में, कुछ खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में मेडल होपफुल हैं यहाँ बैठे हैं, और जितने भी खिलाड़ी आज देश और कई सारे विदेशों में हैं, उनको भी मैं अपने ओर से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। कई डिफिकल्टीज आए हैं इस बीच में, कोविड के चलते 1 साल से ज़्यादा हो गया। बहुत ही मुश्किल हालात में सबने अपना प्रैक्टिस, ट्रेनिंग को बरकरार रखा है। जितने स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी के टीम के साथ तालमेल करके एक एक एथलीट्स का हर जो समस्या है, जरूरत चीज है, उसको समाधान देने में कामयाबी हासिल किया है। तो आज हम लोग जब ये 50 दिन का काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं, तो आज से एक अभियान पूरे देश भर में चलना चाहिए। मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिव्यू मीटिंग लिया और उस रिव्यू मीटिंग के दौरान ओलंपिक्स के सारा तैयारियों को देखते हुए, खिलाड़ियों का परिस्थिति और उनके जो सारा उनके कोशिशें, मेहनत जितने भी है, सबको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया है कि सारा देश खिलाड़ियों के लिए चेयर अप करना है। द एंटायर नेशन हैज टू चेयर फॉर द एथलीट्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस देश का खेल मंत्री होने के नाते, जब प्रधानमंत्री जी का स्तर से खेल के बारे में खुद बात करते हैं, खुद रिव्यू मीटिंग बुलाते हैं और खुद पर्सनली हर चीज का जायजा लेते हैं, तो इसका मतलब सरकार का मंशा और देश में जो एक खेल का माहौल, वातावरण बनाना है, इसमें बहुत बल मिलने जा रहे हैं। हमारा लंबा लक्ष्य है, लेकिन इमीडिएटली इस वक्त जो हमारा सामने में जो टारगेट है टोक्यो ओलंपिक्स का, तो इसमें हमारे जितने भी टीम, मैंने खुद बारीकी से जो देखा है, हमारे मंत्रालय में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, डीजी साई, पूरे टीम और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बत्रा साहब, मेहता जी और जितने भी टीम है, ओलंपिक में जुड़े हुए जितने भी और भी हमारे जो सेल्स बने हुए हैं, टॉप्स के डायरेक्टोरेट है पूरे, सीईओ और उनके साथ, और स्पोर्ट्स के फेडरेशन बहुत अच्छा तालमेल से काम किया है। कई सालों के बाद सब लोग मुझे कहा है कि इस तरह का एक माहौल देखने को मिला है कि देश में एकजुट होकर के खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक टीम इंडिया के रूप में हम काम कर रहे हैं। खास करके मैं खिलाड़ियों को, उनके कोचेस हैं और उनके टेक्निकल टीम है, मैं उसको बधाई देता हूं। लेकिन बधाई के साथ साथ, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए हमारे ओर से जो भी व्यापक जो भी तैयारी करना है, सपोर्ट करना है, वो हम करेंगे। मैं हमारे खिलाड़ियों को आश्वासन देता हूं कि आपके ट्रेनिंग के लिए, आपका टोक्यो जाते समय और वहां पे परफॉर्म करेंगे जब ओलंपिक्स में, दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी जो भी होते हैं, दुनिया के जो सबसे टॉप होते हैं, ये इसका मिलन है ओलंपिक्स। यानी कि आपको मेडल जीतने के लिए बेस्ट होना पड़ेगा इस दुनिया का, एक देश का, एक रीजन का, एक कॉन्टिनेंट का नहीं। इसलिए ओलंपिक्स अपने आप में एक अलग स्पेशल होते हैं, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बेस्ट है वही मेडल जीतते हैं। इसलिए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, उसको मैं अपने तरफ से शाबाशी देना चाहता हूं। और जो आज अनवेल करने जा रहे हैं ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स, उसके साथ मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों को पसंद आएगा वो यूनिफॉर्म पहन करके, और हमारे देश के वासियों को भी अच्छा लगेगा
जो हमारे अच्छा डिज़ाइन के साथ में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के काफ़ी इस पे योगदान है, उन्होंने बारीकी से देखा है, तालमेल किया है, हमसे भी संपर्क किया और हम लोगों ने इसको सबने माना है कि ये अच्छा तैयारी हुआ है। तो आज जब 50 दिन का काउंटडाउन शुरू हुआ है तो मेरा तरफ से आप सबको एक बधाई का संदेश देते हुए पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। और आज काउंटडाउन हर एक क्षण, हर दिन, हर पल आपके लिए महत्वपूर्ण है और देश आपके पीछे खड़ा है। तो आज के इस अनवेलिंग जो मौका है इंडियन ओलंपिक टीम 2021 का, लेकिन टोक्यो 2020 नाम से इसको ऑफिशियल टाइटल है, उस ओलंपिक टोक्यो के जो हमारे ओलंपिक टीम, इंडियन ओलंपिक टीम के यूनिफॉर्म, जो ओलंपिक टीम के आपके किट्स है, यूनिफॉर्म्स है, ड्रेसेस है, उसका अनवेलिंग के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद। Thank you so much, sir. Kiren Rijiju ji, the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, someone who's always walked the talk as well. And while we are at it, it's one thing that's always said, and that's right, it's always stayed in my mind, and that is that practice like you've never won, but play like you've never lost. That's just the motto, I think, would be the ideal thought to go with going into this particular Tokyo Olympics. At this point of time, very quickly, may I also request Shri B.P. Baishya ji, the Member of Parliament, and also Chef de Mission, to kindly say a few words. Honorable Minister Kiren Rijiju ji, Mr. President Batra ji, Mr. Secretary General Rajiv Mehta ji, Mittal ji, Pradhan ji, Barma ji, my dear sportsperson, friends from media, and all the participants. So there you saw Union Sports Minister Kiren Rijiju speaking at a function where the jersey of the Indian contingent for the Tokyo Olympics is set to be launched. We'll take you back to that event as and when that jersey is launched. It's a big event. Fairly sizable contingent will be heading to Japan for the Olympic Games in Tokyo next month, and we're all looking forward to it. But let's get back to your queries. As far as Dr. Speak is concerned, I believe our experts are still with us. Let me introduce you to them again. Dr. Suryakant is with us. He's HOD Respiratory Medicine and member Corona Task Force, KGMU Lucknow. Dr. K.K. Gupta is also with us, Professor Medicine, Medical Superintendent, Sir Sundarlal Hospital and BHU. And Dr. Uma Kumar is also with us. She is Professor and Head of Department of Rheumatology, AIIMS. Dr. Uma Kumar, we were asking about people with rheumatoid problems and whether they have a connect with COVID, especially when, if they get infected, are they more susceptible to long COVID issues? Yeah, that might be true actually, because any infection can result in flare of the pre-existing disease, or the drugs which patient is prescribed can also cause some issues in our rheumatological illness patients. So, and we are finding that also some of the patients are coming up with worsening of the disease. Some are post-COVID proven, others are not actually. They had fever for a day and they didn't get themselves tested. Maybe they were also positive, we don't really know. So it is well known fact that infections or any trigger for that matter, any environmental trigger can worsen the pre-existing autoimmune disease. बिल्कुल, और झारखंड से हमारे साथ सीबी सिंह जुड़े हुए हैं। जी सिंह साहब, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। आज मेरा सवाल है कि मुझे हाईली ये कोल्ड एलर्जी है और हीट एलर्जी है और दम फूलने लगता है और चलते हैं तो मेरे ISD भी है, डी से ISD है, हाई स्किमिया हार्ट डिजीज है, वो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर गुप्ता, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल वैक्सीन आप ले सकते हैं और इसमें कोई भी परेशानी का विषय नहीं है। तो वैक्सीन आप ले सकते हैं, आपका जवाब हमें आपको मिल गया होगा। लेकिन इस तरह के बहुत सारे
सवाल हमें दर्शकों के आते हैं कि वो अमुक दवाई ले रहे हैं तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, क्या उन्हें दवाई छोड़नी पड़ेगी। इससे पहले भी कुछ सवाल आए हैं, तो डॉक्टर गुप्ता आपसे पूछना चाहेंगे कि किन स्पेसिफिक कंडीशंस में दवाइयां छोड़ना होता है। अमूमन सब में जवाब होता है कि आप अपनी दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये इसमें कहना, जैसा कि इन्होंने कहा झारखंड वाले हमारे भाई साहब ने जी कि उनको इस्केमिक हार्ट डिजीज है और वो हाइपरटेंशन की दवाई लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनको वहाँ के चिकित्सक के द्वारा एस्प्रिन नाम की दवा दी गई हुई। तो यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि जब एस्प्रिन की दवा चल रही है तो वैक्सीन चूंकि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है और एस्प्रिन की वजह से प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि वैक्सीन लेने से 3 दिन पहले आप जो है अपनी एस्प्रिन नाम की दवा जो है उसको बंद कर दें और वैक्सीन लगने के 48 घंटे के बाद वो पुनः अपनी एस्प्रिन नाम की दवा चालू कर सकते हैं। Okay, okay. We have more questions coming in again related to vaccination. Patil Shobha Patil is asking that she's suffering from autoimmune disease. It's called Sjogren's syndrome, and she's wondering if she should take the vaccine. Is there any safety data regarding autoimmune patients as far as vaccination is concerned? Right now, she's taking Visalone tablet 5 mg 1 and HCQ 200 mg 1 each day. Dr. Uma Kumar. Yes, she must take the vaccine and she needs to stop steroids post-vaccination for 2 weeks. And there's no contraindication for her not to take the vaccine. As far as data is concerned, yes, we have data available. It's coming up from various countries. Even from our country, we have some observational data, and it's pretty safe in patients with all autoimmune diseases. बिल्कुल। और अभिषेक कुशवाहा भी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं। इनका सवाल भी दवाइयों को लेकर है। इनका कहना है कि कोविड पॉजिटिव इनका डिटेक्ट हुआ है और ये जो हॉस्पिटल ने इनको दवाइयां दी हैं वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन ये आयुर्वेद की दवाइयों का भी सेवन करना चाहते हैं। तो क्या ये उनका सेवन कर सकते हैं और क्या जो ये दवाइयां ले रहे हैं उन्हीं के साथ इन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कोई एक कोर्स इनको लेना चाहिए? डॉक्टर सूर्यकांत क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन लेने की बहुत क्लियर कट पॉलिसी है और वो पॉलिसी है कि वैक्सीन वाले दिन आपको फीवर नहीं होना चाहिए। जिस बीमारी से आप पहले से पीड़ित हैं उसका कोई एक्यूट अटैक नहीं होना चाहिए और आपको उस समय कोविड पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। बस 3 चीजों को छोड़ के, और चौथी चीज जो है वो है कि ऐसी ड्रग एलर्जी जैसे पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी है, एस्पिरिन से एलर्जी है, अगर कोई डॉक्यूमेंटेड एलर्जी पास्ट हिस्ट्री है तो वो पेशेंट भी नहीं ले सकते हैं। और 5वां, वो जो वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से पहले भी कोई टीका लगवाया है तो जिनके संज्ञान में डॉक्टर ने लाया है कि फला। Okay, we're taking you back. Sorry to interrupt you, Dr. Suryakant, but we're taking our viewers back to the event where the official Team India kit, jersey and kit is being unveiled by the Union Sports Minister Kiren Rijiju. You can see the kits are being handed out by officials, and very soon we'll see them unveiled as well. This is as the banner says right there on the stage, 50 days to go for the Tokyo Olympic Games. Preparations have been underway for a very long time. The games have been postponed already once, and right now, although the shadow of a wave is also hanging over the games in Japan, but as of now the games are on course. They will begin in July, and for which our contingent has been preparing very hard in different sporting fields. We have a lot of good medal prospects as well, be it in shooting, in boxing, in badminton or many other sports, and we're hoping that we'll get to see our contingent performing well in Tokyo as well, which is why a whole Team India official kit is being unveiled, and this is what our athletes, our sports persons will be wearing and will be displaying as well along with other competitors during the Olympic Games in Japan. बिल्कुल बेहद अहम ये अवसर, और आप सीधा प्रसारण इसका देख रहे हैं। कुछ ही देर में इस जर्सी का लॉन्च होने वाला है।
May I request the athletes present here to please accompany our guests on stage for the unveiling, please. I'd request all the athletes to kindly join us on stage for the unveiling of the kit. Just reminding everybody, there are two kits. There is, of course, the official sports kit and the official ceremonial kit that the athletes are going to be sporting at the Tokyo Olympics. I request our esteemed guests on stage to kindly do the honors. Vijiju sir, to your left, I think, is the sports kit. Ji. Bilkul sir. Ladies and gentlemen, that's the official sports kit that the Indian athletes will be sporting at the Tokyo Olympics. And of course, there is also the ceremonial kit that the Indian athletes would be wearing for all the major ceremonies at the Tokyo Olympics. This, of course, is a part of the sports kit, but the remaining two are the ones that will be the ceremonial kit that will be worn by the Indian athletes at the ceremonies. Of course, remember, Raymond's sponsoring the ceremonial kit that the Indian contingent would be wearing, leaning with the sports kit. We'll have all our dignitaries for a quick photo opportunity as well on stage. Thank you everyone, and I hope our friends from the media got the pictures they were looking for. I'd request our dignitaries to please be seated, as to our athletes who've qualified and who will be representing India at the Olympics. Request all of you to kindly be seated, please. There will be an opportunity to have more photographs taken. Sir? तो ओलंपिक गेम्स के लिए भारतीय ओलंपिक टीम की नई जर्सी का लॉन्च और बेहद बड़ा अवसर और बेहद आशावान भी केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने आज साफ तौर पर कहा कि बेस्ट खिलाड़ी, वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन होता है और अपने खिलाड़ियों से बेस्ट परफॉर्मेंस की हम उम्मीद करते हैं और न केवल उम्मीद कर रहे हैं बल्कि इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी पूरी की गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरह से हौसला अफजाई की है और कहा है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और काफी आशावान दिखे किरण रिजिजू इस मौके पर। Yes, certainly, and which is why with so much fanfare, the official kit for the Indian contingent at the Olympic Games has been unveiled. You could see there were multiple kinds of apparel that were unveiled, especially the ceremonial apparel that was quite appealing. The men will look high and handsome, and the women will also be looking very, very appealing and very sporting as well as they march, representing India there in the opening and closing ceremonies. But let's revert to Dr. Speak and go to our experts again. We have the three doctors. We have Dr. Gupta with us at the moment, Dr. K.K. Gupta, Professor Medicine, Medical Superintendent, Sunderlal Hospital, BHU. Dr. Gupta, we have Manish Kumar asking on Facebook, is Covishield safe for asthma patients? Yeah, patients who are on asthmatic therapy, they can safely take the Covishield under the medical supervision. Okay. Okay. We have a caller from Noida, Nupendra Kumar. Nupendra, go ahead, ask your question. हेलो Yes, go ahead, ask your question, please.
गुड आफ्टरनून सर, मैं निरपेंद्र बोल रहा हूँ नोएडा से। हाँ हाँ ये अभी लास्ट मंथ कोविड हो गया था, मेरा सीटी जो 34.2 था, तो उसके बाद मुझे अटैक पड़ा, फिर हार्ट अटैक। अच्छा तो मतलब विदिन 5 डेज तो मेरी फिर एंजियोप्लास्टी हुई, तीन स्टंट डले उसमें। लेकिन अब मैं रिकवर कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट डोज 25 मार्च को ली थी वैक्सीन की। कौन तो सी मैं वैक्सीन ली दूसरी थी डोज आपने? 25 मार्च को फर्स्ट डोज ली थी वैक्सीन की, कौन सी वाली वैक्सीन? कोविशील्ड। ओके तो अब मैं सेकंड डोज कब लूँ या कितने दिन बाद लूँ, या मतलब गाइड करें प्लीज। Okay, Dr. Uma Kumar is with us. I think, would you like to respond, Dr. Kumar, if you heard the question? Yes, yes. He can take second dose of the vaccine after, I would say, 4 to 6 weeks after recovery, and within 3 months he can take any time. So he shouldn't be worrying about, because since he had infection is also like developing immunity, so he already has immunity, but he should try taking second dose within 3 months of recovery from his illness. बिल्कुल। और सेकेंड डोज से संबंधित जो इन्होंने सवाल पूछा है उसके बारे में सरकार का भी साफ तौर पर कहना है। हेल्थ मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया है कि दोनों डोज लेना अनिवार्य है। इनकी तरह के सभी दर्शकों को भी हम ये बताना चाहते हैं, जिन्होंने पहली डोज ली है तो दूसरी डोज लेना बहुत ही ज़रूरी है। और तमाम जो आपके सवाल इस बारे में आते हैं, आपके जहन में आते हैं, आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सौरभ कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो दवाइयों के संबंध में पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि लेवोजिन वो ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिंक विटामिन टैब के साथ क्या इसे लिया जा सकता है अगर ब्रेथ शॉर्टनेस होती है तो, या कोई ज़रूरत इसकी नहीं है कोविड के बाद या ड्यूरिंग कोविड भी। डॉक्टर गुप्ता क्या कुछ इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? अनावश्यक रूप से किसी भी दवा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। जितना शरीर में हमारी आवश्यकता है, अगर उसकी डिफिशियंसी है तो ठीक है। जिंक, विटामिन सी, देखिए विटामिन सी इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। जितना आप लेंगे, अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो यूरिन से आउट हो जाए। तो अनावश्यक रूप से कोई भी दवा अगर ली जाती है तो वो बॉडी से आउट हो जाती है, रादर वो हार्म भी करती है। तो मेरा ये मानना है कि जो दवाएं उनकी रेगुलर बेसिस की हैं, जो उनकी और कोमॉर्बिड कंडीशन है, वो तो कंटिन्यू करें, लेकिन बाकी अन्य दवाओं को लेने की आवश्यकता नहीं है। हेल्दी फूड लें, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहें, फ्रूट्स का प्रयोग जहाँ पर जो उनके लिए मर्यादित है वो फ्रूट्स ले सकते हैं। Right. We have more questions coming in on Facebook. Mohit Dalal is asking that there have been reports that people who've not been infected by COVID-19 have also got or developed mucormycosis. And we know that it's an old disease. It's been prevailing for many years. It's been in the air as well. But in the cases where there is no COVID-19, if people develop mucormycosis, what are the symptoms? Are they different from the ones who have had COVID-19, even if they were not infected and they did not get any steroids? Dr. Uma Kumar. Symptoms are same in both the groups, whether it is immunocompromised or not, or COVID or no COVID. It does not differ. And everybody knows what are the symptoms by now, because they must have read about it or heard about it multiple times. It's like having nasal secretions, which could be black, could be pain over the bridge of the nose, there could be pain over the cheek, there could be some sensory loss or some hyperesthesia or some neurological kind of manifestation, in a very simpler words, over the cheek. There could be swelling of the orbit, eye. Similarly, if it goes to the brain, then manifestations could be convulsion or altermentation. There could be ulcer over the palate. So there could be varied manifestation, or there could be fever, weight loss, feeling of malaise. But what is important to be remembered, that it can occur in individuals who are immunocompetent, or they could be immunocompetent otherwise because they had not been investigated.
As I always say, that immunity is not a single word. There are multiple processes, multiple cells are involved in it. So many a time when immunocompetent individual develops mucormycosis or some other opportunistic infection, we investigate that patient for various other immunodeficiencies. Patient may be having primary immunodeficiency. So even if normal individual develops, normal means immunocompetent individual develops mucormycosis or some other opportunistic infection, then one must investigate that patient also for some kind of immunodeficiency. Okay, I hope that information helps. And with that, we're completely out of time in this edition of Dr. Speak. But this is a daily show, and you can join us and post your queries on Facebook or call us on the number that we keep flashing on the screen as well. And we will get all your questions answered with our experts who we are thanking at this point, Dr. K.K. Gupta and Dr. Uma Kumar, and Dr. Suryakant was also with us. Thank you so much. बिल्कुल अपने डॉक्टर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आप सबसे भी कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हम रोज़ लेकर आते हैं, तो किसी भी तरह की शंका हो उसका समाधान आप पा सकते हैं और किसी भी तरह का शक अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सवाल है आप यहाँ पर पूछिए, डॉक्टर से जुड़िए और घबराइए मत, धैर्य के साथ स्थिति का मुकाबला कीजिए। स्थिति लगातार सुधर रही है और इसे सुधरने में आप महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, धैर्य के साथ और जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करने के साथ। इसके साथ ही हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।